नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने रविवार को उन्हें बचाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। पीएम ने कहा कि व्हेल शार्क दिवस पर हम व्हेल शार्क की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। आपको बता दें कि व्हेल शार्क हर साल गुजरात के तट पर जाती हैं। पीएम ने कहा कि हमने 2004 से इस प्रजाति के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए हैं। ये मोदी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोमवार को देशवासियों को ओणम की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशी लाने की कामना की है। पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी ओणम पर ईमानदारी, अखंडता, करुणा के मूल्यों पर चलने का संकल्प लें। बता दें कि केरल के शासक एवं महाराजा महाबली की याद में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर झड़प हुई है। ईस्टर्न लद्दाख में पैंगोंग झील इलाके के पास दोनों देशों के सैनिक 29-30 अगस्त की रात को आमने सामने आए थे। चीनी सेना के जवानों ने यहां पर घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना के जवानों ने पिछली बैठकों में हुए समझौते को तोड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली एम्स से छुट्टी मिल गई है। कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद उन्हें 18 अगस्त को थकान और सिरदर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गृह मंत्री का लगभग 12 दिनों तक इलाज चला। इससे पहले कोरोना संक्रमण के चलते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुजुर्गों के लिए मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को भी विकसित करने की आवश्यकता है। नायडू बोले कि वरिष्ठ नागरिक ज्ञान और समझ के भंडार होते हैं। हमें वृद्धावस्था में उनके साथ सम्मान, लगाव और स्नेह से पेश आना चाहिए। अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव की खुदाई सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू होने की संभावना है। बीते शनिवार को राम मंदिर के 5 एकड़ क्षेत्र के नक्शे के साथ पूरे 70 एकड़ क्षेत्र का लेआउट नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया था। नक्शे और इसके साथ जमा दस्तावेजों की जांच प्राधिकरण की टीम कर रही है। रेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एयरलाइंस और एयरपोर्ट संचालन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को एयरपोर्ट और एयरलाइंस का संचालन नहीं करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार 2020 में ही एयर इंडिया का निजीकरण करने में सफल हो जाएगी। आपको बता दें कि केरल सरकार तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का संचालन अडानी एंटरप्राइजेस को देने का विरोध कर रही है। प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को प्रशांत भूषण की सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक 2 ट्वीट के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने से इनकार कर दिया था। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि प्रशांत को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए। सुशांत सिंह मामले में रिया पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। रिया से रविवार को लगातार तीसरे दिन पूछताछ की गई। इससे पहले शुक्रवार को सीबीआई ने रिया से 10 घंटे जबकि शनिवार को 7 घंटे पूछताछ की थी। कुल मिलाकर रिया से सीबीआई ने अभी तक 26 घंटे की पूछताछ की है। सीबीआई ने रिया को पूछताछ के लिए आज फिर बुलाया है। होटल कारोबारी गौरव आर से ड्रग्स मामले में ईडी आज से पूछताछ करेगी। सुशांत सिंह मामले में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुशांत मामले की जांच सीबीआई कर रही है। मामले की मुख्य आरोपी रिया से पूछताछ की जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि सीबीआई से पूछताछ के दौरान रिया बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने रिया चक्रवर्ती को विषकन्या बताया है। उन्होंने कहा कि उसे हिरासत में रखकर पूछताछ करना जरूरी है, जिससे सुशांत मामले पर जल्द से जल्द पर्दा उठ सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के तहत दिल्ली मेट्रो ने तैयारी तेज कर दी है। डीएमआरसी ने दिल्ली एनसीआर में मेट्रो रूट पर ट्रेनों का संचालन, स्टेशन को सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग की एसओपी तैयार की है। आपको बता दें कि अनलॉक 4 के तहत दिल्ली एनसीआर में 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेन चलने जा रही है। इसको लेकर केंद्रीय सरकार ने हरी झंडी भी दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मेट्रो सेवा को 7 सितंबर से चलने की इजाजत मिलने पर खुशी जताई है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए वो मेट्रो सेवा शुरू करने की लंबे अरसे से मांग कर रहे थे, जिस पर केंद्र ने अनलॉक 4 में मुहर लगा दी है। फिलहाल मेरी मांगों पर केंद्र ने देर से ही सही फैसला लिया है, लेकिन जनता हित में फैसला होने से मैं खुश हूँ। भारतीय सीमा के पास चीन के मिसाइल तैनात किए जाने पर कांग्रेस ने चिंता जताई है। पार्टी प्रवक्ता राजीव शुक्ला ने नए सैटेलाइट चित्रों के आधार पर सरकार से देश की सीमा सुरक्षित रखने का एक्शन प्लान बताने को कहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है जो जानकारी हमें निष्पक्ष एजेंसी ने दी है उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करें। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देश को सच्चाई बताए। राहुल गांधी ने आज देश की अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें राहुल ने मोदी सरकार को एक बार फिर घेरने की तैयारी की है। इस वीडियो के माध्यम से राहुल गांधी ने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था को आखिर मोदी सरकार ने कैसे नुकसान पहुंचाया है।
उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 40 वर्षों में पहली बार भारी मंदी में है। कोरोना से प्रभावित कर्जधारकों के लिए लोन मोरेटोरियम की सुविधा आज समाप्त हो रही है। कर्जधारकों को सहूलियत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 सितंबर को बैंक प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। वित्त मंत्री ने बयान जारी कर बताया कि वो समीक्षा बैठक कारोबारियों और व्यक्तिगत कर्जधारकों को पूंजी संकट से बचाने के लिए की जा रही है। मध्य प्रदेश में बीते 2 दिन से हो रही बारिश से 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसके चलते 454 से अधिक गांव पानी में डूब गए हैं। अभी तक 10,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं 60 लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट भी किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने पीएम मोदी को फोन कर बाढ़ की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पीएम की ओर से पूरी मदद का आश्वासन मिला है। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की एक पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि विजय माल्या ने मुकदमे के बीच में $40 मिलियन अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दिए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मई 2017 में माल्या को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। इसके बाद फिर माल्या ने इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 36,21,000 के पार हो गई है। इनमें अभी तक 64,469 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि देश में अभी तक 27,74,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 78,512 नए मामले सामने आए हैं और 971 लोग हताहत हुए हैं। इससे पहले भी देश में 29 अगस्त को रिकॉर्ड 78,761 मामले दर्ज किए गए थे। दुनिया भर में कोरोना के अभी तक 2,53,67,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 8,50,149 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 1,77,977 मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी 68,26,585 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए नया कानून लाने जा रही है। इसको लेकर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत नदी पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन विधेयक का मसौदा तैयार हो रहा है। इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों, संबंधित प्राधिकरण एवं विभागों से सुझाव लिए गए हैं। इन सुझावों को नए विधेयक में शामिल किया जा रहा है। इसके बाद इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा नदी के संरक्षण के लिए कानून बनेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार की कोविड-19 अनलॉक पर बनी नई नीति की तारीफ की है। मायावती ने कहा कि केंद्र ने कोरोना काल के लिए देश भर में अनलॉक की एक समान नीति बनाई है। इसे सभी राज्यों में लागू करने का कदम उठाया है। मायावती ने कहा कि बसपा शुरू से ही ये मांग कर रही थी। उन्होंने कहा कि अनलॉक की नई नीति से कोरोना की आड़ में राजनीति करने की संभावना पर रोक लगेगी। अमेरिका के टॉप खुफिया अधिकारी ने राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव प्रचार से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी देना बंद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा जानकारी को अब तक रोजाना कैपिटोल हिल के दफ्तर से साझा किया जाता था। खुफिया अधिकारी के इस फैसले से राष्ट्रपति चुनाव में अब विदेशी दखल की जानकारी नहीं मिलेगी, जबकि अमेरिकी जनता को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी हर जानकारी सार्वजनिक तौर पर उसे मिलना चाहिए। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज सभी कानूनी कार्रवाई का समय समाप्त हो सकता है। आज सभी 32 आरोपी दशकों पुराने मामले में अपना लिखित जवाब सीबीआई की अदालत में पेश करेंगे। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों के लिए 31 अगस्त की समय सीमा तय की है। आरोपियों को जवाब प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट पहले ही 2 एक्सटेंशन दे चुका है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने खट्टर सरकार पर लगे घोटालों के आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि घोटालों की सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई जांच कराई जाए या फिर हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो, जिससे कि दुष्यंत चौटाला और अनिल विज के बीच घोटालों की जांच को लेकर चल रही तनातनी खत्म हो जाए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री का आज दोबारा कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना के चलते मुख्यमंत्री को 25 अगस्त को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर सीएम का कोविड-19 का इलाज चल रहा है। बिहार चुनाव से पहले शरद यादव की जेडीयू में वापसी की चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश के इशारे पर जेडीयू के कई बड़े नेता शरद से घर वापसी की बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस से गठबंधन किया था। दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट दोनों ही अस्पतालों में अब बाहर के मरीजों की संख्या ज्यादा है। नई रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या के पीछे यही सबसे बड़ा कारण है। दिल्ली के अस्पतालों में एडमिट होने वाला हर चौथा मरीज दिल्ली से बाहर का है। 10 अगस्त से 28 अगस्त के बीच दिल्ली में एडमिट होने वाले कुल मरीजों में से बाहर के मरीजों का औसत 40% तक पाया गया है।
बिहार में आयुष्मान भारत योजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने खास प्लान बनाया है। इस योजना के तहत नीतीश सरकार रोजाना 50,000 लाभार्थियों के नामांकन का प्लान बना रही है। बिहार में इस योजना के तहत अब तक करीब 1,93,000 लोग इलाज करा चुके हैं, जिसका अभी तक 133 करोड़ रुपए के क्लेम का भुगतान किया जा चुका है। झारखंड की दुमका केंद्रीय जेल में बंद 50 कैदियों के कोरोना होने से हड़कंप मच गया है। सीएमओ अनंत झा ने बताया कि दुमका जेल में कोरोना संक्रमण की जांच की गई है, जहां एक साथ 50 कैदी वायरस संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले भी सेंट्रल जेल के जेलर, उनके परिवार के सदस्य, जेल के कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड और कैदियों समेत 22 लोगों में संक्रमण पाया गया था। कोरोना संक्रमण के चलते सिंगापुर में हालात बेहद खराब होने लगे हैं, जिसका असर सिंगापुर में भारतीय कामगारों पर भी पड़ने लगा है। सिंगापुर में भारतीय मूल की सबसे बड़ी हाइपर मार्केट मुस्तफा सेंटर ने कहा कि कोविड के कारण व्यापार निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसकी वजह से भारतीय कर्मचारियों को वापस भेजने का फैसला किया गया है। जिनका वर्क पास वीजा खत्म हो गया है, उसे आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। भारत समेत कई देशों में बैन के बाद टिकटॉक पर चीनी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चीन ने कहा कि भारत और अमेरिका टिकटॉक के कारोबार अपने देश में खरीदना चाहते हैं तो उसे चीनी सरकार से इजाजत लेनी होगी। आपको बता दें कि टिकटॉक के कारोबार को अमेरिका और यूरोप की कई कंपनियां खरीदना चाहती हैं, लेकिन अब चीन की चेतावनी के बाद खरीदारी में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कानपुर के सालनी फैसल लव जिहाद के बाद एक और मामले की आहट के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मोहसिन और आमिर को गिरफ्तार किया है। पनकी पुलिस ने कहा है कि डाक कर्मचारी की बड़ी बेटी से मोहसिन खान समीर बनकर बात करता था। मोहसिन ने बहला फुसलाकर उससे निकाह कर लिया, जबकि उसकी छोटी बहन की अपने दोस्त आमिर से दोस्ती करवा दी थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार से बिजली बिलों में जनता को राहत देने की मांग की है। सांसद ने कहा कि सीएम गहलोत ने कोरोना संकट के बीच बिजली बिलों में ईंधन, अधिभार और अन्य शुल्कों के नाम पर कई बढ़ोतरी की है, जिन्हें तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बिजली कंपनियों की ऑडिट के लिए आयोग गठित करने की मांग की है। नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 3 प्रमुख पुलों और 2 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि इस सड़क नेटवर्क से नक्सल प्रभावित जिलों तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी, साथ ही सामाजिक आर्थिक विकास बढ़ेगा। गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ने से इन परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। गोवा कांग्रेस ने सीएम प्रमोद सावंत से अपने बयान पर माफी मांगने को कहा है। बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि गणेश उत्सव के दौरान लोगों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि सावंत ने लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत की हैं, ऐसे में उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने अनलॉक के प्रतिबंधों में बड़े स्तर पर छूट की घोषणा की है, जिसके तहत राज्य में लोगों को आवाजाही के लिए अब ई पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिलों के भीतर सार्वजनिक एवं निजी बस परिवहन सेवा बहाल की जाएगी। ये छूट 1 सितंबर से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा कि पूजा स्थल एवं शॉपिंग मॉल भी खोले जाएंगे। शिक्षण संस्थानों को अभी बंद रखने का आदेश दिया गया है। हरियाणा सरकार ने शहरी इलाकों में बाजारों को सोमवार और मंगलवार को बंद रखने का अपना आदेश वापस ले लिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें स्थानीय स्तर पर कोई लॉकडाउन नहीं लगाएंगी, इसलिए हरियाणा सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया है। अब कोई लॉकडाउन नहीं होगा। कांग्रेस में अभी तक चिट्ठी विवाद थमा नहीं है। पार्टी ने असंतुष्टों पर नाराजगी जाहिर करते हुए चेतावनी जारी की है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किसी नेता द्वारा अंदरूनी विषयों पर सार्वजनिक रूप से बयान देना उचित नहीं है। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब पार्टी के कुछ नेता अभी भी अंदरूनी विषयों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी कर रहे हैं। भूपेश बघेल के निजी सुरक्षा अधिकारी समेत अन्य 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद बघेल ने खुद को 4 दिनों के लिए क्वारंटीन कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच रिपोर्ट में वो संक्रमित नहीं पाए गए। उन्होंने कहा कि ये संकट का समय है, कृपया सभी लोग सावधानी बरतते रहें। केंद्र के बाद योगी सरकार ने भी अनलॉक 4 से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। साथ ही हर शनिवार और रविवार को लागू होने वाली पाबंदियां अभी जारी रहेंगी। 7 सितंबर से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। 21 सितंबर से खेल, मनोरंजन, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को शुरू करने की इजाजत होगी।
उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद पार्टी मुख्यालय 3 दिन तक बंद रहेगा। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया है कि संक्रमण मुक्त करने के बाद बुधवार से कार्यालय खोला जाएगा। वहीं भगत के संपर्क में आए लोगों ने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया है। इसमें 6 मुकदमे दर्ज कर 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 4254 वाहनों की जांच की। इनमें से 1727 वाहनों का चालान काटा गया है। 19 वाहनों को सीज भी किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जेईई और नीट परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है। शिवराज सिंह ने कहा कि छात्रों को निःशुल्क परिवहन साधन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए परीक्षार्थी को 181 पर कॉल या मध्य प्रदेश ई पास पोर्टल पर संपर्क कर रजिस्टर करना होगा। छात्रों को नाम, पता, मोबाइल नंबर और गंतव्य स्थान के बारे में जानकारी देनी होगी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने जीएसटी में कमी की भरपाई के लिए कर्ज लेने के सुझाव को बेतुकी बात करार दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। देवेगौड़ा ने कहा कि केंद्र और राज्यों के पहले से नाजुक संबंध और खराब हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य पहले से वित्तीय दबाव में है। ऐसे में राज्यों को कर्ज लेने के लिए कहना एक बेकार विचार है। कैलाश विजयवर्गीय ने जेईई और नीट को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय का विरोध कर रही ममता छात्रों के लिए हित के खिलाफ काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के समय में संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने का निर्णय राजनीतिक षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन वापस लिया जाना चाहिए, इससे छात्रों को दिक्कत हो सकती है। दूसरे टी20 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 20वें ओवर में 5 विकेट पर 199 रन बनाकर शानदार जीत दर्ज की। आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच पहला मैच बारिश के कारण पूरा नहीं हो पाया था। ऑलराउंडर सुरेश रैना के आईपीएल छोड़कर स्वदेश लौटने पर चल रही अटकलों पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। इसको लेकर चेन्नई सुपर किंग्स टीम के मालिक एन श्रीवासन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुरेश रैना खराब होटल रूम और कोरोना वायरस के डर की वजह से आईपीएल छोड़कर स्वदेश लौट आए हैं। खराब कमरे को लेकर धोनी और रैना के बीच विवाद होने की बात भी सामने आ रही है। विराट कोहली ने कोरोना के चलते 5 महीने बाद पहली बार नेट पर प्रैक्टिस की। उन्होंने कहा कि आईपीएल की तैयारियों के लिए पहला टेस्टिंग सत्र उम्मीद से बेहतर रहा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान ने कहा कि कोरोना के कारण ठप हुई गतिविधियों के चलते 5 महीने बाद ट्रेनिंग बहाल हुई है। नेट सत्र में दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन और टीम निदेशक माइक हेसन भी शामिल थे। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस इस बार नई जर्सी में मैदान पर उतरेगी। फ्रेंचाइजी ने इस नई जर्सी का एक वीडियो अपने थीम सॉन्ग दुनिया हिला देंगे के साथ जारी किया है। फ्रेंचाइजी ने अपने चिरपरिचित नीले और गोल्डन रंग के कॉम्बिनेशन को एक नए अंदाज में तैयार किया है। टी शर्ट पर टीम के 2 मुख्य प्रायोजक भी वही हैं। कैरेबियन प्रीमियर लीग के इस सीजन में विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन ने पहला शतक जड़ा है। लक्ष्य का पीछा करते हुए अमेजन गुयाना वॉरियर्स के बल्लेबाज निकोलस पूरन ने शानदार शुरुआत की। विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन ने 45 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी खेलकर सभी को चौंका दिया है। इस पारी में पूरन ने 4 चौके और 10 छक्के लगाए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।